नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पार्ट 5 भाग 5 की। इससे पहले हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। उसी के अगले क्रम में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो सुर्खियों में थे, और इनको प्रश्न के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं आज के एपिसोड का। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में शीर्ष स्थान पर रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं, ए विकल्प है मध्य प्रदेश, बी विकल्प है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है कर्नाटक। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है कि इनमें से कौन सा राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में पहले स्थान पर रहा है। तो जो पहला कहें कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो पहले स्थान पे रहा है। और हाल ही में जारी केंद्रीय विद्युत जो प्राधिकरण है उसके जो डेटा आए हैं उसके अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, पहली पोजीशन पे रहा है। ट्रांसमिशन लाइन बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली को दूर स्थित उपभोक्ताओं तक, जो कंज्यूमर हैं, उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस दौरान जो यूपी है, ये पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2020 कह सकते हैं कि किलोवाट या उससे अधिक की जो लगभग कह सकते हैं 1460 कितनी 1460 जो इस प्रकार के सर्किट किलोमीटर कह सकते हैं ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उनको जोड़ने के कारण क्या है कि ये पहले पोजीशन पे रहा है। इसके बाद बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में जो दूसरा स्थान रहा है, अगर बात करें तो यूपी क्या हो गया, ये पहले पोजीशन पे हो गया। दूसरे पे जिस स्टेट का नाम है वो है गुजरात, ये भी आपसे पूछ सकता है। और जो तीसरा स्थान है वो किसका है, तो तीसरे स्थान पे इसमें जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तो ये तीनों नाम आपके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले पे यूपी है, दूसरे पे कौन है तो गुजरात है और तीसरे पे तमिलनाडु है। बात करें इसमें एक चीज़ और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कहें तो जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो केंद्रीय जो विद्युत प्राधिकरण है, इसकी जो स्थापना है ये 1951 में 1951 में की गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये किसके तहत की गई थी, तो ये अधिनियम 1948 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय किसके तहत, तो ये जो भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय है उसके तहत ये काम करता है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। बात करें कि इस प्राधिकरण के आखिर फंक्शन क्या है, क्या कार्य है, तो सरकार को विद्युत व्यवस्था संबंधित नीतिगत मामलों पर यह सलाह देता है, सुझाव देता है, बिजली की प्रणालियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करता है। और इस प्राधिकरण के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर हमने चर्चा की। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं S&P, वर्ल्ड बैंक, फिंच और मूडीज। सही उत्तर का चुनाव करना है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने, ये 4 जो एजेंसीज के नाम दिया गया है, इनमें से किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से जो स्टेबल हो गया था उससे बढ़ाकर सकारात्मक या कह सकते हैं पॉजिटिव कर दिया है। इनमें से सही उत्तर क्या होगा, S&P, वर्ल्ड बैंक, फिंच और मूडीज। तो सही जो उत्तर हो जाएगा S&P, यही इसका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो S&P ग्लोबल ये रेटिंग है, ये ग्लोबल रेटिंग है। इसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग जो कह सकते हैं कि परिदृश्य उसको जो स्थिर हो चुका था उससे बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। और ख़ास तौर पे वित्तीय वर्ष 2025
2025 के लिए भारत का जो विकास दर है उसका जो अनुमान है वो बढ़ाकर लगभग 6.8% कर दिया है। तो ये बातें इससे जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जो इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 है, इसके अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। ठीक है, ये विकल्प दिया गया है। विकल्प है मैक्सिको, चीन, भारत और फिलीपींस। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। भारत क्या है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में शीर्ष पर रहा है और इस कारण से ये चर्चा का विषय भी बना है। इस रिपोर्ट की माने तो इसके अनुसार 2022 में प्रेषित यानी भेजी जाने वाली धन जो होता है, जो पैसा होता है, उसके मामले में लगभग 111 अरब डॉलर, आप देखिए 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से देश हैं, तो देखिए ये देशों के जो नाम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले पे क्या है, आपका देश इंडिया है। अगर बात करें कि दूसरे पे कौन है, तो मैक्सिको है। कौन सा देश है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचे मैक्सिको देश देखने को मिलेगा। तीसरे पे आपका पड़ोसी चीन है। चौथे पे कौन है, तो आपका फिलीपींस है। और पांचवें पे कौन है, तो फ्रांस है। ये जो कुछ नाम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। किस वर्ष के लिए, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जो विकल्प है अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और चीन, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार बना है वो चीन बना है। इससे पहले क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, लेकिन इसे पीछे छोड़ते हुए अब क्या है कि अब ये स्थान चीन ने ले लिया है। भारत द्वारा चीन को सबसे अधिक निर्यात लौह, कपास और अन्य कच्चे माल पर आधारित जो वस्तुएं हैं उनका किया जाता है। तो इस तरह से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि भारत द्वारा चीन से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा फार्मास्यूटिकल सामग्री, ऑटो कंपोनेंट्स एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तक विभिन्न प्रकार के मेडिकल सामग्री का भी आयात किया है। इसके अलावा भारत दुनिया को जिन फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात करता है उसके निर्माण के लिए चीन से आयात किए जाने वाले जो पार्ट्स हैं, जो अवयव हैं, उनका भी क्या है आवश्यकता होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की हो सकती है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप सिक्योर, ठीक है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है। विकल्प दिए गए हैं माइंडग्रो टेक्नोलॉजी, आईआईटी कानपुर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि भारत की पहली वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप सिक्योर किस कंपनी ने लॉन्च किया है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माइंडग्रो टेक्नोलॉजी, यही इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो सिक्योर आईओटी है तो चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है। कहाँ की, तो चेन्नई, देखिए चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंडग्रो टेक्नोलॉजी, इसी ने सिक्योर ये जो चिप है इसको लॉन्च किया है और भारत की पहली वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप ये है। इस कारण से ये चर्चा में है। तो दो नाम आपको महत्वपूर्ण है। पहला माइंडग्रो, ठीक है, माइंडग्रो ये क्या है कि चेन्नई में कह सकते हैं कि वहाँ का ये स्टार्टअप है और इसी के द्वारा सिक्योर लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, विकल्प दिए गए हैं
हीरो मोटोकार कंपनी, जिसको पहले हीरो होंडा हम बोलते थे, दोनों कंपनियां अलग हो गई, उसके बाद हीरो मोटोकार कंपनी का निर्माण हुआ। दूसरा विकल्प है टीवीएस मोटर कंपनी, सी है बजाज ऑटो कंपनी और डी है यामाहा कंपनी। ये विकल्प दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल निकालने की घोषणा कर दी है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बजाज ऑटो कंपनी। इसी ने ये घोषणा की है कि अब ये क्या करेगा कि बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा और इसका नाम भी इसने दिया है। अगर इसके नाम की बात करें कि जो बजाज ऑटो है इस प्रकार के जो सीएनजी मोटरसाइकिल ये लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम होगा बजाज फाइटर। नाम क्या होगा, तो बजाज फाइटर इस मोटरसाइकिल का नाम होगा। पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में जो सीएनजी की रनिंग कास्ट होगी वो काफ़ी कम होगी, लगभग कह सकते हैं कि उसकी आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि 2024 में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना किस देश से वापस लाया गया है। विकल्प है अमेरिका, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन। सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर मई 2024 में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना किस देश से वापस लाया गया है। यूएसए, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन। सही उत्तर आपको बताना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, इसने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगा लिया है। वर्ष 1991 के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में भारत के भंडार में वापस आया इस प्रकार का सोना है। और वर्ष 1991 में केंद्र सरकार ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए सोने को गिरवी रख दिया था। तो इस तरह का क्या है कि उसका कह सकते हैं ये प्रत्युत्तर है, उसके अगेंस्ट ये देखने को मिला है। दूसरी बात करें तो इसमें क्या है कि जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। और अभी तक आरबीआई ज़्यादातर जो सोना है वो विदेशों में मुख्य रूप से ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा जाता था। इस सोने को वापस लाने से आरबीआई को ब्रिटेन के बैंक को चुकने वाले जो भंडारण शुल्क है उससे कह सकते हैं बचत होगी। और वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई के सोने के भंडार में लगभग कह सकते हैं कि 27.5 टन की वृद्धि भी देखने को मिली है। वहीं वर्ष 2024 के अंत तक आरबीआई के पास लगभग कह सकते हैं 822.1 टन सोना था। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया है। विकल्प दिए गए हैं लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद और भोपाल। सही उत्तर का चुनाव करना है कि रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है इसने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सही उत्तर का चुनाव करना है कि लखनऊ में, चेन्नई में, अहमदाबाद में या फिर भोपाल में। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में ही क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कर रहा है। इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है। और ख़ास तौर पे अगर देखें कि जो चेन्नई है, चेन्नई में जाएंगे तो यहाँ पर मापेडू है। मापेडू में भारत का पहला कह सकते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने इस रिलायंस को ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट या अनुबंध दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को इसकी आधारशिला भी रखी थी। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 के बीच देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य बन चुका है। और जो राज्य दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब। सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन सा राज्य सही है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा
वो तमिलनाडु हो जाएगा। और अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है। यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक जो निर्यात था वो लगभग 5.37 अरब डॉलर था। ये एक बड़ा अमाउंट है। इस कारण से भी देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार का लगभग क्या है 23% है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमिलनाडु क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के तौर पे उभर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। विकल्प दिए गए हैं, पारादीप बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह और मंगलोर बंदरगाह। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन में पारादीप जो बंदरगाह है ये पहले स्थान पे रहा है। और वर्ष या वित्तीय वर्ष 2022 या 2023-24 की बात करें, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24, तो इसमें पारादीप जो पोर्ट है यहाँ से लगभग 145 समथिंग क्या है कि मीट्रिक टन कार्गो यहाँ इस पोर्ट ने संभाला है। और इस कारण से खास तौर पे ये चर्चा में भी रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात कर ले कि इसका जो संबंध है वो जो पारादीप है ये किस राज्य से है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पारादीप देखने को मिलेगा उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र में आएंगे, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, तो यहीं पर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिला, यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो जगत सिंह पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है बंदरगाह। एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, आर्टिफिशियल नहीं है। गहरे पानी वाला बंदरगाह है, तो ये भी आपसे पूछता है ये क्या है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, गहरे पानी वाला बंदरगाह है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो महानदी और बंगाल की खाड़ी के तट पर ये देख सकते हैं कि बंदरगाह अवस्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर किस नदी का प्रवाह होता है, तो जो महानदी है उसका संबंध पारादीप बंदरगाह से। इसकी जो स्थापना है, जो पारादीप पोर्ट है इसकी जो स्थापना हुई है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ तथ्य थे। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 1965 में भारत सरकार ने बंदरगाह का जो स्वामित्व है, खास तौर पर इसका जो प्रबंधन है वो उड़ीसा सरकार से ले लिया था और ये एक तरह से केंद्र के हाथों में आ गया था। यही नहीं, 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा जो ये बंदरगाह पारादीप है इसको भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह भी माना गया। यही नहीं, बंदरगाह का जो प्रबंधन है वो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। ये जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है ये बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत संचालित है। ये जो बंदरगाह है ये जहाजरानी और जल मार्ग जो मंत्रालय है उसके तहत मूल रूप से काम करता है। तो इसका नोडल एजेंसी क्या है तो वो आप देख सकते हैं। ये चर्चा का विषय था और आज के एपिसोड में जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी उन पर हमने चर्चा की और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ नए न्यूज़ के साथ, उन पर जुड़े प्रश्नों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।